आई एम अग्रिका, योर ट्रेनर फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग। और आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए एक फाइनेंशियल मॉडलिंग का ट्यूटोरियल वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आपसे एक सवाल है। दोस्तों, आपने आज तक क्या कभी बैलेंस शीट टैली की है? आई एम श्योर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम हम तो अकाउंट्स फाइनेंस प्रोफाइल से हैं, अकाउंट्स और फाइनेंस सब्जेक्ट से हैं, हमारा तो पूरा जीवन निकला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते बनाते, बैलेंस शीट टैली करते करते, है ना। लेकिन मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं कि आपका ये जो थ्योरेटिकल ज्ञान था, ये जो पेन पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला ज्ञान था, ये एक्चुअल प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे, आर्टिकलशिप करोगे, जॉब करोगे, तो ज्यादा रेलेवेंस का नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद ही समझना इस बात को, कल को आप ट्रेनिंग करने जाते हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है कि भाई बताना 5 साल बाद इस पर्टिकुलर कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन क्या होने वाली है, कैश पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन क्या होने वाली है। आपके सामने एक प्रोजेक्ट आता है कि कंपनी 2 साल बाद एक्सपेंशन करने का सोच रही है, क्या कंपनी के पास इन हाउस सफिशिएंट कैश होगा या फिर कंपनी को रेस करना पड़ेगा। अगर रेस करना पड़ेगा तो किस कॉस्ट ऑफ डेट या फिर किस कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे रेस करना चाहिए, कितना रेस करना चाहिए, कंपनी को वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाना है, एंजल फंडिंग से पैसा उठाना है, कंपनी को उसे कितना % ओनरशिप आज देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल सवाल जहां पे आकर के हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज फेल हो जाती है। यस, थ्योरेटिकल नॉलेज इज नेसेसरी फॉर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग, बट होता क्या है कि हमारे क्वेश्चंस में, आप भी इस बात को मानोगे, हमारे पास जब जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में, हमारे बुक्स में, उसमें रेलेवेंट डेटा दिया रहता है क्वेश्चन में। लेकिन जब एक्चुअल वर्ल्ड में आप काम करते हो, एक्चुअल केसेस पे आप काम करते हो, तो आपके पास कोई डेटा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके पास समस्या होती है, आपके पास प्रोजेक्ट होता है। आपको खुद से वो डेटा, रेलेवेंट डेटा मल्टीपल वेबसाइट से उठाना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है कि अब आपको उस डेटा के साथ क्या करना है, कैसे ट्वीक करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कौन कौन सी वेबसाइट से कौन कौन सा डेटा पिकअप करना है, क्या एनालिसिस करना है और किस तरीके से फॉर्मूला लगा के फाइनली सोल्यूशन पे आना है। आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? ये डिफरेंस होता है आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज में, जो कि आपको आपकी डिग्री, आपकी सीए डिग्री, बीकॉम ग्रेजुएशन, सीएफए आपको देता है, और ये डिफरेंस होता है बीच में एक ब्रिजिंग का गैप होता है। थ्योरेटिकल को प्रैक्टिस करते करते एक प्रैक्टिकल वर्क तक ले जाने का आपका जो सफर होता है, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको काफी हद तक आसानी से कवर करवा देता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है, उसका क्या करियर गाइडेंस है, क्या यूजेस होते हैं, क्या स्टेप्स हैं, इसके लिए आपको वीडियो YouTube पे मिल जाएगा ऑलरेडी जो है इसी चैनल पे। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है, इसके लिए आप सीट बेल्ट बांध करके तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला जो 1 घंटा होने वाला है उसमें मैं आपको शुरुआत से लेकर के अंत तक ये फाइनेंशियल मॉडल स्ट्रक्चर क्रिएट करना सिखाऊंगी। आपको काफी हद तक ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आप हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन क्लब जो है ज्वाइन कर सकते हैं स्किल 91 पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और आप वहां पे एडवांस लेवल के फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। हमने यहाँ पे 30-35 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट में कॉम्प्रिहेंसिवली वो हर चीज कवर की है जो कि आपको इनिशियली आपके अकाउंट्स फाइनेंस रोल्स में प्रैक्टिकल वे में काम आती है, जो आपसे प्रैक्टिकल सवाल किए जाते हैं। वी ऑल्सो हैव अ डिस्कशन फोरम जहां पे आप अपनी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। वी हैव एंड्रॉइड iOS एप्लीकेशन फॉर स्किल 91। आप जो है जाइए और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, 30-35 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट में सारी चीजें स्टार्टिंग से सीखिए। अब जो है एज आई सेड, सीट बेल्ट बांधिए, आराम से वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। और ऑल टुगेदर मेरे साथ चलिए एक नई जर्नी पे, जिसमें आप अकाउंट्स और फाइनेंस को एक नई नजरों से देखने वाले हो। आइए चलते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो आपके सामने जो खुला हुआ है स्प्रेडशीट, इसमें आपको दिख रहा है एक 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल, राइट। मेरा ये प्रॉमिस है कि अगर आपने वीडियो को एंड तक बहुत ही ध्यान से समझ लिया, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता फाइनेंशियल मॉडलिंग में, तो आपको एक बेसिक फाइनेंशियल फाउंडेशनल मॉडल क्रिएट करना तो डेफिनेटली आ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं बता देती हूं मैं क्या क्या आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको इस मॉडल का एक वॉक थ्रू करवाऊंगी कि इस मॉडल में जो स्प्रेडशीट आपको सामने दिख रही है, इसमें क्या क्या है, हम क्या क्या क्रिएट करने वाले हैं, किस तरह से क्रिएट करने वाले हैं, और हर लाइन आइटम का, यानी कि रेवेन्यू, ग्रोथ, कैपेक्स, इक्विटी, फाइनेंस, डेट, जिसको जिसको मैं आपके सामने फोरकास्ट करूंगी, उसमें मैं आपको ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ फोरकास्टिंग भी बताती चलूंगी। बिकॉज फाइनेंशियल मॉडल जो है अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाया जाता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाली कंपनीज के लिए बनाया जाता है, इसलिए फोरकास्टिंग मेथड भी बहुत डिफरेंट होते हैं। और सिर्फ मेथड्स ही नहीं बताऊंगी, आपको जो है तर्क भी दूंगी, लॉजिक भी दूंगी कि ऐसा क्यों होने वाला है। तो भाई अपनी सीट बेल्ट बांध करके रख लीजिए। एक ऑल टुगेदर नए एक्सपीरियंस में मैं आपको लेकर के जा रही हूं, और तसल्ली से अगले आने वाले 20-25 मिनटों को देखिएगा।
होगा, आपको एक बहुत ही यूनिक चीज समझ में आ जाएगी। एंड एज आई सेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, भाई अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन क्लब स्किल 91 जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसमें जाइए। बहुत ही फ्रूगल प्राइस पे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, सिर्फ यही नहीं 30 घंटे में कितने एडवांस लेवल, कितने अलग अलग तरीके फाइनेंस और अकाउंट्स के मैं आपको सिखाऊंगी प्रैक्टिकल, जो कि आपको कल को आपके जॉब में काम आने वाला है। तो आइए भाई शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मॉडल किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये जो हम एक शीट बनाएंगे, इससे हमारे कुछ आउटपुट्स निकलेंगे, कुछ हमारे फॉर्मूलाज फंक्शंस लगेंगे और कुछ आउटपुट्स निकलेंगे, और उस आउटपुट पे ही हम कल को फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे, स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे, राइट? ओके, सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है, समझ लो पहली बात तो, ये देखो मल्टीपल शीट्स हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा मॉडल है दोस्तों, मैंने सिर्फ एक सिंगल शीट पे क्रिएट कर दिया है। ये जो फाइनेंशियल मॉडल होते हैं ना दोस्तों, ये सिंगल स्प्रेडशीट में भी आ सकते हैं, हो सकता है बहुत सारी दूसरी वर्कशीट्स हो उस पर भी ये मॉडल्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक सिंगल स्प्रेडशीट मॉडल रखा हुआ है ईज के लिए। सबसे पहले शुरुआत जो होती है किसी भी कंपनी की, मान लेते हैं कि ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, दिस इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक हमारी कंपनी है जिसका डेटा जो है मैंने निकाला हुआ है। सबसे पहले ये जो है एक्चुअल डेटा है, यानी कि 2018, 2019, 2020 का हिस्टोरिकल डेटा मेरे पास है। क्या डेटा है? मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है। इस हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर जो है मैं कुछ काम करूंगी, और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 2021 से लेकर के 2025 तक में इसको आगे जो है फोरकास्ट करने वाली हूं, ठीक है। फोरकास्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को और सपोर्टिंग शेड्यूल्स को, जिससे कि हमारी बैलेंस शीट जो है फाइनली टैली कर जाएगी, राइट? ओके तो मैम ये तो हमें समझ में आ गया कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी का डेटा लेकर के आई हो, लेकिन ये तो बता दो कि ये डेटा मिलता कहां से है, यानी कि जो हिस्टोरिकल डेटा है वो कहां से मिलता है। तो मैंने कहा ना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। हिस्टोरिकल डेटा जो है आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी कि जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है दोस्तों, वहां से मिल जाता है, एनुअल रिपोर्ट से मिल जाता है। यही नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आप यूएस कंपनी का काम कर रहे हो तो यूएस की SEC वेबसाइट्स है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वैसे ही जो है नैस्डैक वगैरह है। इंडिया में जो है आपके पास याहू फाइनेंस है, आपके पास मनी कंट्रोल है, जहां पे आप जाओगे अपनी कंपनी का, पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है तो प्राइवेटली है तो फिर उसकी कंपनी की वेबसाइट से, एनुअल रिपोर्ट से आपको इन कंपनी के टिकर्स डालने होंगे, नाम डालना होगा कंपनी का, और जो है आपके सामने हर साल का, पिछले सालों का एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि रियल डेटा निकालना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है मैम। तो इस पर्टिकुलर कंपनी का हम 3 साल का 2018, 2019 और 2020 का एक्चुअल फिगर लेकर के आ गए। क्या क्या है ये एक्चुअल फिगर? एक सेकेंड दोस्तों, क्या क्या है ये एक्चुअल फिगर? तो भाई हमारे सामने सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट है। एज यूजुअल इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, आप देख पा रहे हो ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फिर हमने कुछ फॉर्मूलाज लगाए हैं, फिर डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन है, इंटरेस्ट है, टैक्सेस हैं, और हमारी पैट है यानी कि नेट इनकम। उसके बाद दोस्तों हमारे पास हमारी प्यारी सी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में वी हैव द असेट्स एंड द लायबिलिटीज साइड। तो आप देख पा रहे होगे एक्चुअल फिगर बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे बच्चे एक और सवाल करते हैं कि मैम अगर हमारे पास एक PDF रिपोर्ट है, अगर हमारे पास एक PDF एनुअल रिपोर्ट है, तो क्या हम एक एक करके उसमें से फिगर लिखेंगे, देखेंगे और इसमें इनपुट करेंगे? उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटा ये सब मैंने अपने फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लब में बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है कि कैसे करते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल या फिर कुछ लैपटॉप में ऑल्ट बटन होता है, उसको सिलेक्ट करते हुए, उसको प्रेस करते हुए अपने PDF में जाओ और सिलेक्ट करो, इंडिविजुअल डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। याद रखना, कंट्रोल या फिर ऑल्ट, अलग अलग लैपटॉप्स में अलग अलग होता है। मैं तो ऑल्ट से करती हूं, और फिर आप यहां पे आकर के, फॉर एग्जांपल आपके सामने PDF खुला हुआ है, आपने ऑल्ट प्रेस किया और 2018 का बैलेंस शीट के फिगर्स जो है आपने ऐसे कॉपी किए, आप ला करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप जो है एक्सेल पे अगर डायरेक्टली डेटा लेकर के आना चाहते हो, तो मैंने जो आपको ये वेबसाइट्स बताई, मनी कंट्रोल, याहू फाइनेंस, इन पे जब आप जाओगे तो वहां पे इंपोर्ट एज एक्सएमएल करके एक डेटा ऑप्शन होता है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा 18, 19, 20 का एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगा। आप सिंपली कॉपी कर लेना। ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने क्लब में डिमॉन्स्ट्रेट की हुई है, राइट?
ऑलराइट, और जो बच्चे इसको क्लब में देख रहे हैं, याद रखना ये वीडियोस और आगे आने वाले हैं, राइट, एडवांस लेवल पे। चलो जी, तो हमारे पास जो है इनकम स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, सिमिलरली हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई पिछले 3 सालों की। अब मैम सेकेंड स्टेप क्या होता है? वंस वी हैव इनपुट द डेटा, सबसे पहला काम क्या होता है कि हम अपनी डेटा को इनपुट करके लाते हैं। दूसरा काम होता है कि हम इस डेटा को क्लीन करते हैं, यानी कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि आगे फोरकास्ट करने के लिए नेसेसरी नहीं होती हैं, तो उसको हम क्लीन करते हैं, हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें फॉर्मूलाज लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यहां पे जो है हम अब फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, हम फॉर्मूला लगाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूं कि फॉर्मूला लगाने के साथ ही साथ हम जो है अब अपना फाइनली एनालिसिस वाला काम, हिस्टोरिकल एनालिसिस वाला काम शुरू कर देंगे। ठीक है, आइए इतना काम करते हैं। तो देखो, हमारे सामने जो है ये जो रेवेन्यू है 2018, 19 और 20 का, ये 38 लाख, 45 लाख और 50 लाख है। बहुत ही ध्यान से सुनना और बहुत ही पेशेंस के साथ सुनना, बहुत कुछ सीखने वाले हो। अच्छा, अगर मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूं तो मैं कहूंगी भाई 45 लाख डिवाइडेड बाय 38 लाख -1 करें तो अच्छा 2018 से 2019 में 18% रेवेन्यू बढ़ा है। अच्छा, वापस से आगे इसको करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहां पे आइए और शिफ्ट प्रेस करते हुए आगे लेकर के जाइए और कंट्रोल R प्रेस कर दीजिए, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ये देखिए, ये सब हम लोगों ने बहुत आराम आराम से अपने क्लब में कवर किया हुआ है, अगर आपको एक्सेल नहीं आता है। देखा? तो भाई 2019 से 2020 में ये जो है शायद कोविड की वजह से रेवेन्यू जो है कम हो गया, जबकि 18% अच्छा खासा रेवेन्यू जा रहा था। आइए और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है कंपनी का। आइए देख लेते हैं कि ग्रॉस मार्जिन क्या है। तो आपको पता होगा कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो होता है ग्रॉस मार्जिन। ठीक है ना? फॉर्मूला को चेक करने के लिए फंक्शन F2 दबा सकते हो आप। ठीक है, अब इसको भी जो है आप कॉपी कर लो। क्या बात है, इसको आप आगे भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन अभी डेटा नहीं है तो 0 आएगा, कोई बात नहीं। अब आइए देखते हैं 56 लाख, 70 लाख, 76 लाख, यानी कि जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि ग्रॉस मार्जिन का परसेंट एज रेवेन्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कितना आ रहा है? ओ माय गॉड, नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो गया। ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ये भी कुछ गड़बड़। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, हमें जो है यहाँ पे क्या करना था, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं करना है। देखिए ऑटोमेटिकली माइनस, पहले से मैंने माइनस लगा रखा था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस करूंगी। भाई 38 माइनस 18 ही तो होता है ना ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, तो आपको साइन का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, इसको कर दिया कंट्रोल R। कंट्रोल R जब किया तो हमने देखा कि हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है 52.6%। इसको आगे ले जाते हैं और भाई हमारा ग्रॉस मार्जिन 2019 में घटा और 2020 में फिर से बढ़ गया। ठीक है, आगे वाली चीजें आपको अभी नहीं देखनी है, सिर्फ 2018 से 2020 की बात कर रही हूं। आइए उसके बाद हमारे पास कुछ इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। आपको पता है ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स से प्रभावित नहीं होते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, जनरल एडमिन हो गया। ठीक है, अच्छा, ये कैसे फोरकास्ट करने हैं वो मैं आगे बताऊंगी, बहुत तसल्ली से बताऊंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ फॉर्मूलाज देखना है। आइए देखते हैं कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल अदर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं। इसको सम करने का सिंपल सा शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल। ऑल्ट इक्वल किया, इसने ऑटोमेटिकली सम कर लिया और इसको जो है हम आगे कंट्रोल R करके फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे, फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। अच्छा, तो ठीक है, यहां पे ऑलरेडी कुछ डेटा दिया हुआ है, इसकी बात हम करेंगे। आप सिर्फ, आपका फोकस सिर्फ इतनी शीट पे होना चाहिए, सिर्फ इतनी शीट पे। अच्छा जी, तो 11 लाख, साइन का ध्यान देना, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। 1190, 1010 और 1518। आप देख रहे हो 2019 में थोड़ा सा चीजें डिफरेंट हुई हैं। अब हम बात करते हैं अपने EBITDA की। EBITDA क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। दोस्तों आपको पता है कुछ इंडस्ट्रीज में EBITDA यूज होता है, कुछ इंडस्ट्रीज को एनालाइज करने के लिए EBIT यूज होता है। ये सब हमने अपने कोर्स में कवर किया हुआ है। अभी हम जो है अपने फाइनेंशियल मॉडल क्रिएशन में स्टिक रहेंगे। ऑलराइट, तो ग्रॉस मार्जिन जो था, हमारा जो ग्रॉस मार्जिन था उसमें वापस से हम जो है टोटल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो ये आ गया हमारा 31,90,000 का
मुझे लग नहीं रहा है कि ये सही है। फिर से मैंने वही चीज कर दी और देखो हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपना ग्रॉस मार्जिन और प्लस करेंगे ये, तो ये आ गया 8,10,000। मैम आपने पहले क्या किया था, मैंने जो है माइनस लगा दिया था और माइनस माइनस प्लस हो गया था, राइट। समझ रहे हो ना कितना हम लोगों को सतर्क रहना है। ठीक है जी, अभी भी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ऊपर कोई भी डेटा नहीं है। 8,20,000 तक का डेटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद ऑलरेडी जो है हम जो रिपोर्ट लेकर के आए उसमें 2 लाख का डिप्रीसिएशन था और 2,20,000 का हमारे पास डिप्रीसिएशन था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली जो है ईबिट का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, हम ईबिट का फॉर्मूला लगाएंगे विच विल बी इक्वल टू 8,10,000 प्लस एक्सपेंस, बिकॉज एक्सपेंस इज ऑलरेडी गिवन इन माइनस, और ये हम लोगों ने आगे ले गए और कंट्रोल आर कर दिया और ये आ गया 6,10,000, 7,90,000 और 6 लाख। उसके बाद हमारे पास कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी दी हुई है। तो जब हम इबिडा में से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन में से डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो आता है हमारा अर्निंग बिफोर टैक्सेस। आइए माइनस करते हैं ईबिट प्लस द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, उसको भी हम आगे लेकर के जाते हैं और ये आ चुका है हमारे सामने 5,96,667। समझ में आ रही है बातें। आइए अब नीचे चलते हैं और हमारे पास कुछ टैक्सेस पेड दिए हुए हैं, बस इसको और माइनस करना बाकी है। अभी जो है हम पता है किस स्टेप पे हैं, हमने एनुअल रिपोर्ट से डेटा उठा लिया, अब जो है हम यहाँ पे क्लियरिंग और फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे एनालिसिस। नेट इनकम का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस द टैक्स एक्सपेंसेस, राइट, और हमने इसको कर दिया कंट्रोल आर। तो फाइनली हमारे पास 53667, 687 और 522 का डेटा दिया हुआ है। अब आइए करते हैं कुछ एनालिसिस। हम लोगों ने इतना एनालिसिस तो कर लिया कि 18% और 11% का हमारा ग्रोथ था, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ग्रॉस मार्जिन भी मैंने निकाल दिया था। आप इसी तरीके से क्या करोगे, इबिडा मार्जिन्स निकाल लोगे एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, क्या पता कब काम आ जाए। तो इबिडा मार्जिन्स हमारे 21.3% है। सिमिलरली आप जो है ईबिट मार्जिन्स भी निकाल लोगे, आप निकाल लोगे ना, खुद से कर लेना। उसके बाद ईबीटी मार्जिन्स निकाल लोगे, मैं निकाल देती हूं आपके लिए। फाइनली नेट इनकम मार्जिन्स, तो नेट इनकम मार्जिन होगा नेट इनकम डिवाइडेड बाय आपका रेवेन्यू, ठीक है। तो जो हमारे नेट इनकम मार्जिन है दोस्तों वो आ रहा है 14.1%। इसको मैं आगे लेकर के जाती हूं और देखती हूं कि क्या होने वाला है। कंट्रोल आर, 14.1, 15.3, 10%, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। यहां का डेटा आपको अभी बिल्कुल नहीं देखना है। चलो जी, अब आगे चलते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हमारे पास कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं। हम निकाल लेते हैं हमारा टोटल एसेट कितना है, ऑल्ट इक्वल करेंगे और सम हो जाएगा और इसको आगे कंट्रोल आर कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास लाइबिलिटीज दी हुई है, पेबल्स, डेट दिया हुआ है, इक्विटी दिया हुआ है, और लाइबिलिटी और इक्विटी पोर्शन क्या होगा, ऑल्ट इक्वल करते हैं और ये हो गया सम। अब दोस्तों आपको तो पता ही है कि एक्चुअल डेटा अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। यहां पे मैंने बैलेंस शीट को मैच करने का एक फंक्शन लगा रखा है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। वैसे ये फंक्शन भी बहुत लेंदी हो सकता है। मैंने सिंपली असेट्स के टोटल और लाइबिलिटी के टोटल को माइनस किया, और अगर ये जीरो से कुछ ऊपर आता है तो ये हाईलाइट कर देगा रेड में, और जो है हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं की है, ठीक है। उसके बाद कोई हमारा शेड्यूल है फिक्स एसेट का, अभी हम आराम से इसकी चर्चा करेंगे। और ये हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है दोस्तों। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं क्या करती हूं कि मैं आपके लिए जो है इस पूरे के पूरे डेटा को जो है डिलीट कर देती हूं और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आप मुझे 1 मिनट का टाइम देना। ऑल राइट, तो मैंने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो डेटा था, आपको बेहतरीन तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आए इसलिए डिलीट कर दिया है। तो अभी हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ा सा काम करना बाकी है। आइए चलते हैं आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे, और जिसमें हम बात करेंगे फोरकास्टिंग की। तो देखो दोस्तों, हमने जो है, हम एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, एक फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करने वाले पर्सन हैं अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट के, या फिर बाहर के कोई पर्सन। हमने देखा कि हमारी जो हिस्टोरिकल डेटा थी, हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स किस तरीके के थे। अब आप एक बात समझो कि कंपनी ने या फिर किसी ने भी जैसा पहले प्रीवियसली काम किया है पास्ट में, आपका जो फ्यूचर होगा उस पास्ट का ही तो रिफ्लेक्शन होगा ना।
और तो और जैसे कि हमने देखा कि 18% और 11% जो है वो डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे जो है डेटा गिरता जा रहा है, ग्रोथ जो है रेवेन्यू में वो कम होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे, आगे आने वाले सालों में, या तो मान लेते हैं कि ये स्टेबल था, 5% था, तो हम आगे आने वाले सालों में रेवेन्यू का 5% ग्रोथ रेट ले लेंगे। हम जो है मैनेजमेंट से पूछेंगे कि मैनेजमेंट भैया ये बताइए कि आप आगे आने वाले सालों में क्या अपना ग्रोथ देख रहे हो, क्या ये 18%, 17%, 11% ऐसे करके घट रहा है, तो आगे हम घटता हुआ फिगर ले लें, या फिर आपके पास कोई तर्क है ये बताने के लिए कि आप जो है एक्सपेंशन कर रहे हो। ठीक है, आप एक्सपेंशन कर रहे हो, भाई सिंपल सी बात है, स्टोर का एक्सपेंशन करेगा या फिर डी साइज करेगा तो उस हिसाब से रेवेन्यू भी तो चेंज होगा ना। अगर एक्सपेंशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आगे बहुत ज्यादा ग्रोथ इन रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका था। इसको पता है दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेसिस वैल्यूएशन मेथड, फोरकास्टिंग मेथड। मैम और कौन से मेथड्स होते हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि भाई देखिए हमें कुछ जो है नया एक्सपेंशन नहीं करना है, 10% के आसपास जो है हम सोच रहे हैं कि हर साल हमें 2025 तक जो है ना कोई एक्सपेंशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 10% ही हमारा ग्रोथ रेट होने वाला है। तो हम जो है ये मैनेजमेंट की बात सुनते हुए और देखेंगे कि ये लॉजिकल है कि नहीं है, फिर हम उसको प्रोजेक्ट कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑल्टरनेटिव वेज भी बताऊंगी। देखो दोस्तों, एक अप्रोच होता है, रेवेन्यू फोरकास्ट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। एक तरीका होता है टॉप डाउन अप्रोच। क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऊपर से नीचे आते हैं हम, यानी कि इसमें क्या होता है ना, एक सेक्टर होता है, आपने सुना होगा टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। मान लेते हैं कि एयरटेल को जो है अपनी बैलेंस शीट बनानी है, फोरकास्ट करनी है, टॉप डाउन अप्रोच लगाएगा एयरटेल। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि जो मार्केट शेयर है, जो मार्केट साइज है टेलीकॉम कंपनी का, इंडस्ट्री का, वो कितना है, यानी कि कितने लोग हैं, एवरेज यूजर्स कितने हैं, वो कितने का रिचार्ज करते हैं, कितनी सर्विसेज यूज करते हैं, कितने का डेटा प्लान लेते हैं, टोटल इंडिया वाइड टोटल मार्केट साइज क्या है। मार्केट साइज पता करने के बाद, ये सब आपको वेबसाइट्स में मिल जाता है और ये भी हम अपने कोर्सेज में कवर करते हैं, वेबसाइट्स दिखाते हैं आपको। मार्केट साइज के बाद जो है हम जानना चाहते हैं कि हमारा मार्केट शेयर क्या है, यानी कि एयरटेल देखेगा कि पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे उसका शेयर कितना था पूरे के पूरे इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और फिर वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा और उसको एक बल्क रेवेन्यू का, आने वाले रेवेन्यू का एक स्ट्रक्चर, आने वाले रेवेन्यू के फिगर्स मिल जाएंगे। सिंपली फिर से बताती हूँ, टॉप डाउन अप्रोच में वो एस्टिमेट करेगा टेलीकॉम मार्केट का पूरा साइज, उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करेगा कंपनी का मार्केट शेयर, और वो हो जाएगा टॉप डाउन अप्रोच से हमारा रेवेन्यू। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमारे पास एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप नाम तो सुना ही होगा। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि हम नीचे से ऊपर उठते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे भर गया है बट कोई बात नहीं, हम देखना चाहेंगे, हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि मैनेजमेंट आपके पास नंबर ऑफ स्टोर्स क्या है, आपके पास नंबर ऑफ स्टोर्स कितने हैं, फिर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने नंबर ऑफ स्टोर्स लिया, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि हर स्टोर से आपका एवरेज रेवेन्यू कितना आता है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम देख सकते हैं कि कौन कौन से लाइन आइटम्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट लाइंस हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो डाइकन है, वो एसी बनाती है, एसी के साथ साथ उसका जो दूसरा रेवेन्यू का सोर्स है वो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो हम देखेंगे कि कंपनी, हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि मैनेजमेंट आप जो है कितने एसी सेल करते आए हो, और आपको क्या लगता है गर्मी बढ़ती है तो कितने ज्यादा एसी और यूनिट सेल होती हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो नंबर ऑफ एसीज मल्टीप्लाई कर देंगे उसको उसके सेलिंग प्राइस से। यही नहीं, हम जो है देखेंगे कि डाइकन कंपनी जो है उसके दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो जाकर के घर घर में सर्विसिंग करते हैं, उसका जो है पर सर्विसिंग का क्या रेवेन्यू होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, सॉरी बॉटम अप अप्रोच, जिसमें जो है आप ये ईयर ऑन ईयर बेसिस नहीं लेते हो, उसमें आप बहुत टाइम लगाते हो, डिटेल्ड एनालिसिस करते हो, मैनेजमेंट से पूछते हो, मैनेजमेंट की रिपोर्ट को देखते हो और इंडिविजुअली लाइन आइटम्स निकालते हो। सिर्फ डायरेक्टली रेवेन्यू नहीं कर लिया, आप देखोगे कि कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं, हर प्रोडक्ट लाइन में कितना कितना सेल हुआ है, हर प्रोडक्ट लाइन का प्राइस कितना है, उसमें कितना ग्रोथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, स्टोर्स कितने बढ़ने वाले हैं। इस तरीके से आप करोगे, राइट। तो हमने देखे 3 अप्रोचेस, हमने देखा जो है बॉटम अप अप्रोच, हमने देखा टॉप डाउन अप्रोच, और ये है हमारा जो हम यूज करने वाले हैं वो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ठीक है, तो आइए इसको आगे शुरू करते हैं। हम इज इक्वल टू करेंगे 50 लाख
हम मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रो कर देंगे 1 + 10%। मैनेजमेंट ने हमसे बोला कि देखिए हम लोग कुछ एक्सपेंशन नहीं करने वाले हैं और कोई डिसाइज भी नहीं करने वाले हैं, हम 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10% 50 लाख पे लगाया तो 55 लाख हो गया, और सिमिलरली हमने इसको आगे कंट्रोल आर कर दिया। हम अपने फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लब में जो है हर टाइप के अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच या फिर टॉप डाउन अप्रोच, ईयर ऑन ईयर, हर चीज की केस स्टडी के बेसिस पे उसको सॉल्व करते हैं, राइट। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो देखो दोस्तों, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल गया। याद है हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था, और यहाँ पे कंपनी बोलती है, मैनेजमेंट बोलती है कि हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है किसी रीजन की वजह से कम होता जा रहा है और आगे एक बार और कम होकर के स्टेबल हो जाएगा। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के भी बहुत तरीके होते हैं। ऑल्टरनेट तरीके आपको बताऊं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के तरीके होते हैं, या फिर आप सिंपली जो है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ले लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ना, रेवेन्यू का हम लोगों ने कुछ परसेंट ले लिया, यानी कि 52% ग्रॉस मार्जिन है, तो यानी कि अराउंड 48, मैंने सही बोला ना, 48% हर साल जो है रेवेन्यू का परसेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एक डायरेक्ट तरीका, आसान तरीका ये हो सकता है, राइट। लेकिन अगर कंपनी में सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम लोग डायरेक्टली एक साथ बल्क में सीओजीएस मार्जिन नहीं ले सकते, तो उस केस में दूसरा तरीका होता है दोस्तों पर यूनिट अप्रोच। यानी कि आप पर यूनिट आइटम देखो कौन कौन से प्रोडक्ट आइटम्स हैं, फिर देखो कि उसमें कितना मटेरियल लगा, उसमें कितना लेबर लगा, उसमें कितना इन्फ्लेशन है, और उसको आप मल्टीप्लाई करो जितनी आप सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही डिटेल्ड तरीका है। ये सब तरीके डेफिनेटली किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं, लेकिन इसका जो मॉडल होता है वो बहुत ही एडवांस लेवल का और बहुत ही डिटेल्ड मॉडल होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पर यूनिट ना लेकर के हम जो है यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, हमारे पास ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ था, चाहे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मार्जिन ले लो, चाहे तो ग्रॉस मार्जिन ले लो, और जो है यहाँ पे इसको आगे फोरकास्ट करो। तो हमने 46% लिया, हमारा रेवेन्यू ऑलरेडी फोरकास्ट हो चुका था, तो रेवेन्यू का जो ग्रॉस मार्जिन फिगर था वो इतना इतना आ गया। अब दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे आप? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी रेवेन्यू माइनस ग्रॉस मार्जिन, यही होता है ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस मार्जिन, या फिर बोल लो रेवेन्यू माइनस ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। फिर से करिए इसको, यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि ये क्या हो रखा है। दिस इज नॉट करेक्ट, हम पे इसको हटा देंगे क्योंकि हमारे पास ग्रॉस मार्जिन फिगर है दोस्तों। हम क्या करेंगे, हम लेंगे ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस मार्जिन, जो हम लोगों ने फोरकास्ट किया है, इसको कंट्रोल आर करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा हमारा रेवेन्यू माइनस द ग्रॉस मार्जिन फिगर, और ये आ गया हमारा 29,70,000। इसको आगे जो है हम कर लेते हैं। तो लो भाई, हमारा रेवेन्यू फोरकास्ट हो चुका है, हमारा सीओजीएस फोरकास्ट हो चुका है, हमारा ग्रॉस मार्जिन फोरकास्ट हो चुका है। अब नीचे आते हैं हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया ना, मैं अलग अलग तरीके बताऊंगी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हर चीज फोरकास्ट करने के। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है दोस्तों, वो बहुत तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटली वेरिएबल हो, क्या हो, टोटली वेरिएबल हो सकता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटली फिक्स्ड हो। मैम कुछ एग्जांपल बताना। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं। क्या है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये कुछ लेवल ऑफ रेवेन्यू के लिए दोस्तों फिक्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने आपको बताया कि भाई 4,50,000 हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगा ही होगा अगर हम 50 लाख तक की सेल करते हैं। अगर हम उसके ऊपर की सेल करते हैं, यानी कि हम उसके ऊपर की सेल करते हैं, तो हमारा जो मार्केटिंग का जो बंदा है वो हमको बता देता है कि क्या क्या स्लॉट होने वाला है, बल्क प्राइसेस क्या होने वाले हैं। कुछ कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं दोस्तों वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं। अब वेरिएबल कैसे होंगे? ऑब्वियसली रेवेन्यू से हम लोग वेरिएबल करेंगे, यानी कि 50 लाख पे अगर 10% वेरिएबल एक्सपेंस है, तो जैसे ही 50 से 55 होगी या फिर 60 होगी हमारी रेवेन्यू, वैसे वैसे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी बढ़ते जाएंगे, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसको फोरकास्ट करने के दो तरीके, वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस। यहां पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमको जो है ये डेटा मिल चुका है। हो सकता है मैनेजमेंट आपको बता दे, हो सकता है जो मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट होती है ना दोस्तों, मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट होती है, मैंने गलत स्पेलिंग कर दी, मैनेजमेंट की डिस्कशन रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस की एक रिपोर्ट होती है। उसमें लिखा होता है कि आगे आने वाले एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं। हो सकता है फिक्स एक्सपेंसेस हो सकता है
कुछ स्लॉट हो, कुछ रेंज हो एक्सपेंसेस का जो कि मैनेजमेंट को पहले से पता हो। और हाँ, यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा डी टूर करूंगी और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि ये जो जितने भी आपको ब्लू कलर दिख रहा है, याद रखना किसी भी एक मॉडल में, मैं सोच रही हूँ इसको हटा लूं, आप लोग चाहो तो पॉज करके इसको जो है लिख लेना, थोड़ा सा डर्टी सा हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा डर्टी हो गया है। एनीवे तो आई वाज टेलिंग कि दोस्तों एक होती है कलर कोडिंग। क्या होता है कलर कोडिंग? देखो, कभी भी किसी भी मॉडल में, कभी भी किसी भी मॉडल में अगर कोई डेटा आप खुद से हार्ड कोड कर रहे हो, यानी कि हार्ड इनपुट कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में हम प्रीवियस ईयर के फिगर्स को लेकर के आए, तो याद रखना वो हमेशा ब्लू कलर से होता है। ये स्टैंडर्ड कलर कोड्स हैं। और जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो एक्सेल में, कोई भी फॉर्मूला फंक्शन लगाते हो, तो वो हमेशा जो है ब्लैक कलर का होता है। ये हमेशा होता है, हर मॉडल में फॉलो किया जाता है, जिससे कि लोगों को प्राइमा फेसी मॉडल देखते ही समझ में आ जाए कि क्या क्या है एजम्पशंस। और देखो एजम्पशंस भी हार्ड कोडेड है। यहाँ पे जितने भी एजम्पशंस हैं दोस्तों, जो एज्यूम किया हम लोगों ने मैनेजमेंट से पूछ करके, ये भी ब्लू कलर का आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं पुट है। आप खुद ही देख पा रहे होगे, देखो ये सब हम लोगों ने एज्यूम किया था ना कि ग्रॉस मार्जिन फ्यूचर में कितना होगा। हमने एज्यूम किया था कि 10% रेवेन्यू ग्रोथ होगा। और तो और हम जो है पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एनुअल रिपोर्ट से कुछ डेटा लेकर के आए थे। तो जितनी भी चीजें अदर देन फॉर्मूला है, अदर देन फॉर्मूला है, चाहे वो हार्ड कोडेड नंबर हो पास डेटा का, चाहे वो कोई एजम्पशन हो, उसको जो है हम ब्लू कलर में लिखेंगे। बाकी सारी चीजें जो है ब्लैक कलर की होती हैं। आइए भाई आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन की। यहां पे हम आ चुके हैं इबिड्डा तक, ठीक है। इबिड्डा में हमारे कुछ मार्जिन्स थे, ये सारी चीजें ऑलरेडी निकल चुकी थी। तो आप देख पा रहे हो कि इबिड्डा मार्जिन्स पहले बढ़े हुए थे, फिर कुछ कम हुए और इबिड्डा मार्जिन्स वापस से बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमें जो है ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिला होगा। क्या होता है ऑपरेटिंग लेवरेज? ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कि अगर कुछ कॉस्ट फिक्स्ड है दोस्तों, तो कितना भी तुम रेवेन्यू बढ़ाते रहो, वो कॉस्ट तो फिक्स ही रही। तो यानी कि हम लोगों ने जो बढ़ी हुई कॉस्ट थी उसका ऑपरेटिंग लेवरेज उठाया। ये सारी बातें फाइनेंस वाली बातें हैं, हम लोगों ने एज यूजुअल कोर्स में कवर की हुई हैं। सब कुछ मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा उठाते हुए यहाँ पे जो हमारे इबिड्डा मार्जिन्स हैं वो वापस से बेहतरीन हो गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों बिलो द लाइन आइटम्स पे। मैम इसका मतलब क्या होता है? किसी भी इनकम स्टेटमेंट में एक लाइन होती है, ये होती है वो लाइन, यानी कि उसमें होते हैं अबव द लाइन आइटम्स और फिर होते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। जो अबव द लाइन आइटम्स होते हैं उसको तो आप एज्यूम करके फोरकास्ट कर सकते हो, लेकिन बिलो द लाइन आइटम्स के लिए आपको स्पेसिफिकली स्केड्यूल्स बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट, नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स पेमेंट। तो इसके लिए हम जो है एक अलग से स्केड्यूल बनाएंगे, ठीक है। इस पे हम वापस से आएंगे, चलते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। चलिए दोस्तों, तो हम जो है अपनी बैलेंस शीट पे जा चुके हैं। 1 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, हम जो है अपनी बैलेंस शीट पे आ जाते हैं हम। और बैलेंस शीट में हमारे पास क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट में दोस्तों हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, जैसे कि कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट, टोटल एसेट। अब हम इसे कैसे फोरकास्ट करेंगे? ये तो बैलेंस शीट हमारी टैली कर चुकी है, हम इसे कैसे फोरकास्ट करेंगे दोस्तों? देखिए, कैश जो है लिखना, कैश जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आएगा। कैश कहां से आएगा? कैश जो है, मैं इसको बॉर्डर कर देती हूं, ये बॉर्डर थोड़ा अजीब सा हो गया है, ऑल्ट एच बी एंड द फॉर्मूला इज ऑल्ट एच बी राइट बॉर्डर, ठीक है। शॉर्टकट्स यूज किया करो। कैश आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री कैसे आएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रिसीवेबल्स होते हैं और जो इन्वेंट्री होते हैं, ये होते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आपके वर्किंग कैपिटल। मैम वर्किंग कैपिटल को कैसे फोरकास्ट किया जाता है? वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। पहला तरीका होता है कि आप इसको एज अ, एक इजी तरीका होता है, एक इजी तरीका होता है वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट करने का। वो होता है कि आप जो है उसको एक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ले लो। क्या ले लो? परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ले लो। कि भाई हमारा जो सेल्स है, सेल्स का कितना परसेंट हमारा रिसीवेबल्स होता था हर साल, तो वो ले लो, उसी को आगे चलाते जाओ या फिर मैनेजमेंट से पूछ करके आगे खींच दो। एक दूसरा तरीका होता है, और जो मैं बताने जा रही हूं ये जो है सारे वर्किंग कैपिटल एलिमेंट्स के लिए चलता है, यानी कि रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेबल, सबके लिए काम करता है। तो पहला तरीका क्या था? इजी तरीका, इजी अप्रोच, जिसमें हम लोगों ने क्या किया? उसमें हम लोगों ने रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फोरकास्ट कर दिया, रिसीवेबल्स को, इन्वेंट्री को फोरकास्ट कर दिया एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो पेबल्स है उसको फोरकास्ट कर दिया एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर जितने भी
अदर एक्सपेंसेस थे जो आप अकाउंट्स जो कि आप क्रेडिट पे लेकर के आए थे बेसिकली। एक दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि आप जो है ना एक डिटेल्ड शेड्यूल बनाओ, यानी कि आप जो है मैनेजमेंट से पूछो कि भैया हमको एक एक डिटेल दीजिए, अकाउंट वाइज डिटेल दीजिए, यानी कि आप बताइए कि कितने कितने आपके पेमेंट्स ड्यू हैं, कितने कितने आपके अकाउंट्स रिसीवेबल आपको मिलने वाले हैं। आप इन्वेंट्री का पूरा शेड्यूल मांगिए और एक डिटेल्ड बहुत ही बड़ा सा शेड्यूल बनाइए, फोरकास्ट करिए और उस डेटा को यहां पे लेकर के आइए। लेकिन जनरली दोस्तों हम लोग जो बाहर वाले होते हैं उनको इतनी डेटा का एक्सेस नहीं होता है। जो जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस रोल्स वाले लोग होते हैं, जो इंटरनल लोग होते हैं, उनको इतना डेटा प्रोवाइड होता है और वो उस तरीके से मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम तो एज यूजुअल ना इजी ना टफ, एक मॉडरेट अप्रोच में लेकर के चलेंगे। हम मॉडरेट अप्रोच में पता है दोस्तों क्या करेंगे, हम वर्किंग कैपिटल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोरकास्ट करेंगे। हम इसको रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज और पेबल डेज के हिसाब से करेंगे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आइए वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। दोस्तों रिसीवेबल डेज क्या होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल डेज क्या होता है, मैंने थोड़ी राइटिंग। अकाउंट रिसीवेबल डेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 365, क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स ऑफ दैट ईयर इनटू 365। ये क्या बता रहा है दोस्तों, ये हम लोगों ने इसको फाइनेंशियल प्लानिंग वाले अपने कोर्स में कवर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देती हूं यहाँ पे। रिसीवेबल डेज बोलता है कि अगर आपकी सेल्स हो जा रही है साल में, तो आपकी सेल्स जो है कितने पीरियड, अगर आपने क्रेडिट सेल्स किया यानी कि आपके अकाउंट्स रिसीवेबल थे, तो आपके जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारा एक फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री डेज का। इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, इन्वेंट्री डेज का जो फॉर्मूला होगा इट विल बी इक्वल टू, इन्वेंट्री डेज फॉर्मूला विल बी इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, वही होता है क्लोजिंग, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय डेज इन दैट पीरियड। तो यहां पे हम मान रहे हैं 365। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, हमको पता चलता है कि जो इन्वेंट्री है वो कितनी जल्दी सेल हो जा रही है, जो इन्वेंट्री है कितनी जल्दी सेल हो जा रही है। मान लेते हैं कि ये जो है 1 आता है, यानी कि 365 डेज आंसर आता है इसका। इसका आंसर हमेशा डेज में आएगा, तो इसका आंसर अगर 365 डेज आता है, इसका मतलब ये बहुत ही नेगेटिव फिगर है, यानी कि आप जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर रहे हो, सामान लेकर के आ रहे हो, वो 365 दिन आपकी बैलेंस शीट में एज एन इन्वेंट्री पड़ा ही हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन्वेंट्री सेल हो जाए, राइट। तो हम सभी चाहते हैं कि रिसीवेबल डेज मिनिमम हो, इन्वेंट्री डेज मिनिमम हो। सिमिलरली बात करते हैं आपके पेबल डेज की। अकाउंट्स पेबल डेज क्या होगा दोस्तों, पेबल डेज का फॉर्मूला होगा आपका जो अकाउंट्स पेबल का फिगर दिख रहा है आपकी बैलेंस शीट में, डिवाइडेड बाय आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय पीरियड 365 डेज। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लेना जरूरी नहीं है, आप वो सारा फिगर डिनोमिनेटर में यहां पे ले सकते हो, यहां पे वो सारे फिगर डिनोमिनेटर में ले सकते हो जिसपे आपने जो है क्रेडिट परचेजेस की हुई हैं। यहां पे हम मान रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने सारे एक्सपेंसेस कैश में पे कर दिए हैं, सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पोर्शन है सिर्फ ये क्रेडिट परचेज किया था, इसलिए हम उस पे ही अकाउंट्स पेबल निकालेंगे। एज यूजुअल अकाउंट्स पेबल क्या दिखाता है, पेबल डेज। पेबल डेज बताता है कि आपने अगर आज परचेजेस की, आपने जो है क्रेडिट परचेजेस की, तो आपको परचेज करने के कितने दिन बाद पेमेंट करना पड़ेगा। और एज यूजुअल हर कोई चाहता है कि उसके अकाउंट्स पेबल डेज ज्यादा से ज्यादा हो। तो दोस्तों ये 3 जो फिगर्स होते हैं प्राइमा फेसी हमारे वर्किंग कैपिटल में आते हैं। अदर देन दिस हमारे पास अदर करंट एसेट्स और अदर करंट लायबिलिटीज भी आ जाती हैं। प्लीज ये मत पूछना कि मैम कैश क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई ये जो है सवाल मुझे सबसे ज्यादा मेजॉरिटी बच्चों से आता है कि हम कैश को वर्किंग कैपिटल में क्यों नहीं लेते हैं। दोस्तों अगर ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझनी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगी हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लब में, आप स्किल 91 जरूर देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि जो कैश है, हमारा जो कैश है दोस्तों उसको भी हम फोरकास्ट नहीं करेंगे। हमारा कैश आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कहां से आ जाएगा, हमारा कैश आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, लिख लेते हैं CFS। उसके बाद रिसीवेबल इन्वेंट्री अभी हम कैलकुलेट करेंगे, फिक्स एसेट का एक अलग से शेड्यूल बनाएंगे, पेबल अभी हम कैलकुलेट करेंगे, डेट इक्विटी करेंगे और आगे हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। बहुत मजेदार होने वाला है, राइट। हम अपने बीच के पड़ाव में आ चुके हैं अपने फाइनेंशियल मॉडल के। ऑलराइट, तो बात करते हैं रिसीवेबल
डेज की, क्या बात करते हैं, रिसीवेबल डेज की। आइए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि रिसीवेबल डेज ऑन एन एवरेज कितना चल रहा है। तो भाई अकाउंट्स रिसीवेबल हम लोगों ने ले लिया 6 लाख, उसको डिवाइड करते हैं साल में 2018 में हमारी कितनी सेल्स हुई थी। तो हमारी जो सेल्स हुई थी वो थी 38 लाख रुपए। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 365 करते हैं तो हमारे पास ऑन एन एवरेज 57 डेज आ गया। क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 57 डेज के आसपास ये आ गया, राइट। ठीक है, ऐसे ही जो है हम हर साल का निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट ने हमको एक एजम्पशन दिया हुआ है, मैनेजमेंट ने यहाँ पे हमको एक एजम्पशन दिया हुआ है कि ये जो हमारे डेज हैं वो 60 होने वाले हैं आगे। यानी कि मैनेजमेंट ने शायद अपनी कुछ पॉलिसीज चेंज की हैं, और हम चाहें तो, अगर मैनेजमेंट हमें कुछ नहीं बोलती है तो हम चाहें तो ऐसे ही कंट्रोल आर कर सकते हैं और हमें हर साल के रिसीवेबल डेज मिल जाएंगे। यानी कि 2018 में 57 थे, उसके बाद 44 हुए, उसके बाद 43 हुए। तो हम चाहें तो आगे इस हिसाब से एवरेज ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैनेजमेंट ने हमको बता दिया कि भैया फाइनेंशियल एनालिस्ट भैया जी, आपके हमारे जो रिसीवेबल के जो डेज होने वाले हैं, हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, हमें 60 दिन के अंदर अंदर हमारे रिसीवेबल्स पैसे दे देंगे। सिमिलरली हमारी कुछ इन्वेंट्री की भी पॉलिसीज चेंज हुई हैं। अब हम अपनी इन्वेंट्री आने से 70 दिन के अंदर अंदर उसको सेल कर देते हैं और हमारे पेबल डेज अब 45 होने वाले हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम अपने हिसाब से फोरकास्ट करेंगे। अगर मैनेजमेंट ने हमको लॉजिक समझा दिया तो हम मैनेजमेंट के हिसाब से फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो साथ साथ मेरे साथ जो है ऐसा ही फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आप जो है इसको खोल करके बैठ जाओ, यानी कि इस फाइल को जो है ओपन करके बैठ सकते हो। और आपके पास ये फाइल नहीं है तो आप सिमिलरली डेटा जो है साथ साथ प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। जो फॉर्मूलाज में छोटे छोटे बना रही हूँ ना अकाउंट्स रिसीवेबल के, अभी मैं एसेट शेड्यूल बनाऊंगी, इन सबको आप खोल करके बैठ जाओ, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आइए जी, अब बात करते हैं रिसीवेबल डेज को फोरकास्ट करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो अगर हमारा फॉर्मूले के हिसाब से रिसीवेबल डेज होता है अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स इनटू 365, यानी कि जो ये अकाउंट्स रिसीवेबल वाला पोर्शन है दोस्तों, ये कैसे आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल विल डेफिनेटली बी रिसीवेबल डेज मल्टीप्लाइड बाय सेल्स डिवाइड बाय 365। तो हमारे जो कैश को छोड़ देते हैं, यहाँ पे जो रिसीवेबल्स है इसको फोरकास्ट करते हैं। तो रिसीवेबल्स विल बी अकाउंट्स रिसीवेबल विल बी द रिसीवेबल डेज, यानी कि हम यहाँ पे आए, हमने जो है रिसीवेबल डेज लिया, इसको लॉक किया, इसको फंक्शन F4 से लॉक किया, मल्टीप्लाइड बाय हम वापस गए, हमारी सेल्स कितनी है भाई साहब, हमारी सेल्स इस साल की है रेवेन्यू 55 लाख। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है डिवाइडेड बाय 365 कर देंगे और हमारा जो फिगर आता है हमारे सामने 9,04,110 आता है। इसको सिंपली कॉपी कर दो, कंट्रोल आर। दोस्तों ये आंसर इसी वजह से सही आ रहा है क्योंकि आपने इस फिगर को यहाँ पे लॉक कर दिया। अगर आपने लॉक नहीं किया होता तो ये 0 या फिर एरर आ जाती। ठीक है, तो हमारे जो अकाउंट्स रिसीवेबल है इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक एनालिसिस करते हैं, देखो अकाउंट्स रिसीवेबल जो है बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो और टाई होती जा रही है। ये फिर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ये सब हम लोग अपने वर्किंग कैपिटल एनालिसिस पोर्शन में समझते हैं। आइए नेक्स्ट, इसी तरीके से हम अपना इन्वेंट्री को जो है वैल्यू करते हैं। क्या करते हैं, इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू करने का जो हमारा तरीका है वो है इज इक्वल टू इन्वेंट्री डेज, यानी कि 70 दिन इन्वेंट्री डेज। इसको लॉक करिए। लॉक कैसे करते हैं मैम, फंक्शन F4 दबाएंगे आप जैसे ही, तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फंक्शन F4 आप जैसे ही दबाओगे यहाँ पे डॉलर साइन आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करिए, वापस से दूसरी शीट पे जाइए। दूसरी शीट पे बिना माउस से जाने का तरीका है कंट्रोल फंक्शन और एरो की। कंट्रोल फंक्शन एरो की आप जैसे ही करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। ऑल राइट, तो हमें इन्वेंट्री डेज निकालना है। हम लोगों ने इन्वेंट्री डेज उसको लॉक किया, मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से और उसको डिवाइड कर देंगे पीरियड डेज से 365। तो हमारी जो इन्वेंट्री हो गई 569 589 आ गई। इसको हम आगे कॉपी कर देंगे, कंट्रोल आर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी इन्वेंट्री है वो भी टाई होती जा रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। यानी कि जो हमारी इन्वेंट्री है और बढ़ती जा रही है, हमारा इन्वेंट्री में पैसा वर्किंग कैपिटल फंसता जा रहा है। सिर्फ यही तरीका नहीं होता है एनालाइज करने का, बहुत सारे तर्क मिला करके फिर एक एनालिसिस पे आया जाता है। ऑलराइट, फिक्स एसेट को भी दोस्तों छोड़ देते हैं, फिक्स एसेट का अलग से शेड्यूल बनाएंगे। अब हम आ चुके हैं अपने पेबल्स पे। अकाउंट्स पेबल का फॉर्मूला होगा एज यूजुअल इज इक्वल टू कंट्रोल फंक्शन एरो की अप। हम गए अपने रेवेन्यू पे यहाँ पे और अकाउंट्स पेबल डेज लिया 45, इसको फंक्शन F4 करके लॉक किया, उसको मल्टीप्लाई किया, फिर से कंट्रोल फंक्शन डाउन की लगा करके हम यहाँ पे आए और हमने लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर किया डिवाइडेड बाय 365। तो हमारा अकाउंट्स पेबल आ चुका है 366164। इसको हम कॉपी कर देंगे।
अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, बताओ ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अकाउंट्स रिसीवेबल का बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि इस ये दर्शाता है, एक तरीका इसको एनालाइज करने का ये है, ये दर्शाता है कि हमारा जो पैसा है वो बच रहा है, यानी कि हमें अकाउंट्स रिसीवेबल को तुरंत तुरंत पैसे नहीं देने हैं, हम जो है सेव कर ले रहे हैं पैसे कुछ वक्त के लिए। तो पैसे का कुछ दिन तक ना जाना भी आना होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल जो है टाई नहीं हो रही है, ये रिलीज हो रही है, राइट गाइस? ओके, तो ये अब हमारे पास फाइनेंशियल डेट का पोर्शन हो गया, इक्विटी का पोर्शन हो गया, जिसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? ओके, तो वापस से चलते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट में डेप्रीसिएशन बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था? डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन के लिए हमको बनाना पड़ेगा पीपी शेड्यूल। क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ, डेप्रीसिएशन के लिए बनाना पड़ेगा पीपीई यानी कि कैपेक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आते हैं, एज यूजुअल हमारा कैश बचा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट बचा हुआ है, और फिक्स एसेट के लिए भी हम यहाँ पे बनाएंगे अपना पीपीई यानी कि कैपेक्स शेड्यूल। तो आइए चलते हैं, पीपी शेड्यूल की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, आइए चलते हैं एक कैपेक्स शेड्यूल बनाते हैं। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम जो है पास डेटा के हिसाब से और आगे आने वाले एजम्पशंस के हिसाब से फोरकास्ट करना चाहते हैं कि आगे आने वाला जो हमारा खर्चा होगा, हमारा जो आगे आने वाला खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा कैपेक्स में, वो कितना होगा, हमारी डेप्रिसिएशन कितनी होगी, हम कितना सेल करेंगे, कितने नए परचेस करेंगे, और हमारा नेट पीपी क्लोजिंग फिगर कितना होगा। यही क्लोजिंग फिगर हमारी बैलेंस शीट में चला जाएगा, और यही जो है डेप्रिसिएशन फिगर हमारा पीएल में चला जाएगा। और जो है इसका जो डिफरेंस होता है दोस्तों, यानी कि आपने जितना भी एडिशन किया, इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल एसेट में, आपको पता होगा कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में चला जाता है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? शुरू करें इसको। ऑल राइट, तो दोस्तों हमारे पास जो है इस वक्त क्या अवेलेबल है, हम 2018 की बात करें तो 18 की तो बात आप छोड़ ही दो, 2019 की अगर हम बात करें तो क्या 2019 का आपके पास ओपनिंग फिक्स एसेट का डेटा है? जी हाँ मैम, 2019 का जो ओपनिंग डेटा होगा पीपी का, वो और कुछ नहीं होगा, 2018 का क्लोजिंग फिगर होगा, यानी कि 19 लाख। सिमिलरली हमारे पास 2019 का क्लोजिंग फिगर भी है, ये जो 2019 एक्चुअल चल रहा है ना, इसका क्लोजिंग नेट पीपी फिगर कहां से मिलेगा? 2019 की बैलेंस शीट से। ये देखिए यहाँ पे फिक्स एसेट 20 लाख का हो गया, ठीक है? अच्छा, क्या हमको ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल जाएगा? ऑब्वियसली मैम, हमको जो है इज इक्वल टू करके हम अगर इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे एक्चुअल, तो यहाँ पे हमको डेप्रिसिएशन फिगर भी मिल जाएगा। याद रखना ये माइनस में है, कुछ दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा करो इसको रिवर्स कर दो, साइन को जो है आप रिवर्स कर दो। तो हमें जो है ये सब चीजें मिल गई, लेकिन हमको एडिशन नहीं पता चल पाया। दोस्तों, क्या आपको अगर ये तीन बातें पता है 2019 के एक्चुअल फिगर की, तो क्या आप एडिशन डिलीशन नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम करेंगे इज इक्वल टू, हम करेंगे नेट पीपी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, उसमें एड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन और माइनस कर देंगे ओपनिंग फिगर, तो हमको पता चल जाएगा कि जो एडिशन हुआ था 2019 में वो कितना था, वो हो गया 3 लाख। कितना हो गया? 3 लाख, ठीक है? इसको हाईलाइट कर देते हैं अलग से। ऑल राइट मैम, तो ये हम क्या बना रहे हैं दोस्तों? ये हमारा बन रहा है एक पीपी शेड्यूल, जिसको बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर शेड्यूल। अच्छा, इसको बनाने के भी बहुत तरीके होते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा ये हम बोल सकते हैं वाटर चार्ट, वाटरफॉल डेप्रिसिएशन शेड्यूल होता है, वाटरफॉल डेप्रिसिएशन शेड्यूल। उसको भी मैं कोशिश करूंगी आपके लिए कभी ना कभी कोई वीडियो जरूर लेकर के आऊं। वाटरफॉल डेप्रिसिएशन शेड्यूल होता है, एडवांस डेप्रिसिएशन मॉडल होता है वो। लेकिन अगर हम एक मॉडरेट लेवल का देखें जिसमें एक अच्छे तरीके की ऑप्टिमम फोरकास्ट हो रही है, तो वो ये आपके सामने बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं 2020 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? 2020 की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब 2020 में जो आपका ओपनिंग होगा वो क्या होगा मैम? ऑब्वियसली 2020 का जो ओपनिंग होगा वो 2019 का क्लोजिंग होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 20 लाख मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको आगे जो है कंट्रोल आर कर दूं, तो क्या मेरे पास 2020 के एक्चुअल आ जाएगा? कंट्रोल आर बिल्कुल हो गया। डेप्रिसिएशन को भी आगे बढ़ा दूं अगर, तो डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, और इसको भी अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो आ जाएगा क्या? जी हाँ, कंट्रोल आर 5,20,000 हो गया। अब हम आ चुके हैं अपने फोरकास्ट पे। अब बहुत सतर्क रहना पड़ेगा हमको, बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तो 2021 जो हमारा एक्चुअल फोरकास्ट का पहला साल है, इसका बताओ ओपनिंग पीपी क्या होगा? ऑब्वियसली 23 लाख होगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग पीपी। अच्छा, अब ना हमारे पास एडिशन है, अब ना हमारे पास डेप्रिसिएशन है, अब ना हमारे पास नेट पीपी है। अब क्या किया जाए? तो यहां पे दोस्तों आता है नेट पीपी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस फोरकास्ट करने का तरीका। दोस्तों यहां पे बहुत तरीके कर सकते हो आप क्या कर सकते हो? एक तरीका कैपेक्स फोरकास्ट करने का ये हो सकता है कि आप क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग
फिक्स एसेट, क्लोजिंग पीपी को ऐसा समझो कि क्लोजिंग पीपी शुड बी अ परसेंट ऑफ, इट शुड बी अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जितना हम लोगों ने रेवेन्यू कमाया उसको सपोर्ट करने के लिए, आपने सुना होगा ना कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इतना होना चाहिए। तो बेसिकली ये टारगेट बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर फोरकास्ट करना है, यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास अभी तक दोस्तों, एक मिनट में ले जाती हूँ आप, हमारे पास अगर अभी तक 50 लाख का रेवेन्यू हो रहा था, तो 50 लाख का ये जो रेवेन्यू है, इसको इसको बनाने के लिए, 50 लाख का रेवेन्यू कमाने के लिए हमारे पास कितना ऑन एन एवरेज कैपिटल एसेट था? हमारे पास कैपिटल एसेट था ऑन एन एवरेज 23 लाख रुपए। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दूसरा तरीका है कि आप जो है मैनेजमेंट से पूछिए कि भाई मैनेजमेंट, आप जो है आगे कुछ एसेट्स, बड़े बड़े एसेट्स खरीदना चाहते हो क्या? तो आप मैनेजमेंट से डिस्कशन कर सकते हो। कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि टारगेट बेस्ड, या फिर कुछ भी डिटेल्स हो सकती हैं। यहाँ पे हम जो है टारगेट बेस्ड क्लोजिंग पीपीई लेंगे। क्या लेंगे? टारगेट बेस्ड क्लोजिंग पीपीई लेंगे। आइए देखते हैं। देखो भाई, टारगेट बेस्ड क्लोजिंग पीपीई के लिए कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना जरूरी है। कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि सेल्स को जनरेट करने के लिए, हमारी ऑपरेटिंग सेल्स को जनरेट करने के लिए कितने कैपिटल एसेट की जरूरत है, यानी कि एक साल का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय जो हमारा क्लोजिंग पीपीई है, क्लोजिंग फिक्स एसेट है, ठीक है, ये होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं 2019 में दोस्तों कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या था। तो हमारे पास कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो था, हमारा रेवेन्यू था 45 लाख डिवाइडेड बाय, उसको कमाने के लिए हमको फिक्स एसेट की कितनी आवश्यकता पड़ती थी? 20। कितना? 20। तो ये 2.25 हुआ। हम चाहे तो इसको यहां पे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला कॉपी कर लो, Alt-E-S-F, फॉर्मूला कॉपी। तो यानी कि 2% हुआ करता था कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो। आइए इसको आगे करते हैं, कंट्रोल आर। तो ये 2.17, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज अगर 1 रुपए का कैपिटल एसेट है, अगर आपके पास 1 रुपए का फिक्स्ड एसेट है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट है, तो आपको जो है उससे दुगनी, जस्ट 2.17 टाइम्स की सेल्स होगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज 2, सवा 2, 2.17 हो रही है। तो हम ये मान लेते हैं कि आगे आने वाला जो हमारा फोरकास्ट है 2021 से लेकर के 2025 तक का, आगे हम मान लेते हैं कि डबल 2 होने वाला है हमारा कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो। ऑब्वियसली हम मैनेजमेंट से भी पूछ लेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर हमारा 2 आगे टर्नओवर होने वाला है, कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, और हमने ऑलरेडी जो है फोरकास्ट कर ली है अपनी रेवेन्यू, तो क्या अब आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि आप जो है क्लोजिंग कैपिटल एसेट फोरकास्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे। आप यहां पे आते हो, आपने क्या किया? इक्वल टू किया। आपके पास ऑलरेडी रेवेन्यू है ही। रेवेन्यू कितना है आपका? 55 लाख। कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो से इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2, तो आपके पास एक टारगेट बेस्ड क्लोजिंग कैपिटल निकल जाता है, क्लोजिंग कैपिटल एसेट निकल जाता है। यानी कि 27,50,000 का 2021 में कैपिटल एसेट क्लोजिंग इतना होना ही चाहिए, जिससे कि 55 लाख की सेल्स हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स। आइए इसको जो है आगे फोरकास्ट करते हैं, कंट्रोल आर करते हैं। हमारे पास हर साल का क्लोजिंग पीपीई बैलेंस जो है आ चुका है। अब क्या करना है? अब सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा ट्वीक करने का तरीका है, थोड़ा सा घुमाने फिराने का तरीका है, बहुत मजा आएगा। देखिए आप क्या कर सकते हो। आपके पास अब आप आ चुके हो 2022 पे। 2022 का दोस्तों ओपनिंग फिगर कितना होगा बताओ? 2022 का जो ओपनिंग पीपी फिगर होगा वो 2021 का एक साल पहले का क्लोजिंग फिगर होगा। ठीक है, इक्वल टू कर लो, कंट्रोल आर। अभी भी हमारे पास 2 डेटा नहीं दिया हुआ है, एडिशन डिलीशन का और डेप्रिसिएशन का। तो आइए अब चलते हैं डेप्रिसिएशन फोरकास्ट करते हैं। हमारा मॉडल ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड आ चुका है। आप एक मॉडल क्रिएट करना सीख चुके हो 75%। ठीक है, एक फाउंडेशन मॉडल क्रिएट करना। मैम जो आप ये फाउंडेशन मॉडल बोल रही हो, ये होता क्या है? बेसिकली बच्चों क्या होता है ना कि एक फाउंडेशन मॉडल हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल, सेक्टर स्पेसिफिक लेवल, केस स्टडीज की बेसिस पे आगे जाते हैं। एलबीओ मॉडल, एमएनए मॉडल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल, ये सब क्रिएट करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मॉडल जो 3 स्टेटमेंट फाउंडेशन मॉडल होता है, इट इज अ बेस फॉर ऑल दी लेयरिंग अप मॉडल्स, एडवांस मॉडल्स। अच्छा, तो मैम आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करने के बहुत तरीके होते हैं। आप कर सकते हो डेप्रिसिएशन एज अ परसेंट ऑफ सेल्स, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कि भाई इतनी सेल्स थी, उस पर हर साल इतना डेप्रिसिएशन लगता था। आप क्या कर सकते हो? डेप्रिसिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग, या फिर
क्लोजिंग या फिर मान लेते हैं कि एवरेज कैपिटल बैलेंस ले सकते हो, ठीक है, कि इतना इतना एवरेज कैपिटल बैलेंस था, कैपेक्स था, ओपनिंग और क्लोजिंग, उसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन हुआ। या फिर आप एक डिटेल्ड डेप्रिसिएशन शेड्यूल फोरकास्ट कर सकते हो। डिटेल्ड डेप्रिसिएशन यानी कि एक वाटरफॉल डेप्रिसिएशन मेथड होता है, वाटरफॉल डेप्रिसिएशन शेड्यूल होता है, वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स लेना चाहते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला विल बी 2000 जो पास्ट डेटा है उसमें होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कहां मिलेगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिलेगा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कितना था हमारा 2019 में? रेवेन्यू था 45 लाख, ठीक है, इंटू 100। नाउ ये कितना आता है? ये आया हमारा 4%। इसमें मैं माइनस हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि परसेंट में माइनस लगाना कोई मतलब नहीं है, ऑब्वियसली वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अच्छा ठीक है, तो अगर मैंने इसको आगे ले गई तो ये कंट्रोल आर किया तो ये 4% आया। लेकिन दोस्तों ये पता है 4% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। कैसे? आइए एक फॉर्मूला करते हैं, ऑल्ट, ठीक है, क्या किया हम लोगों ने किया ऑल्ट एच और हम लोगों ने ये परसेंट लगाया, ऑल्ट एच और जीरो कर देते हैं तो ये देखिए बढ़ गया, फिर ऑल्ट एच जीरो किया तो डेसिमल वैल्यूज जो है इंक्रीज हो गई। तो ये 4% नहीं था, 4.44% के आसपास था। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम जो है ले लेते हैं 4%, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। आइए इसको 4% ले लेते हैं या फिर इसको सेम इतना ही ले लेते हैं, ठीक है, इतना ले लिया और इसको जो है हम लोगों ने आगे कंट्रोल आर किया। यानी कि हम ये मान रहे हैं फोरकास्ट में कि जो हिस्टोरिकल चला था यानी कि सेल्स का कुछ परसेंट डिप्रिसिएशन हर साल था, वही हम लोगों ने फोरकास्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं वापस से अपने कैपेक्स शेड्यूल पे और यहाँ पे हम डिप्रिसिएशन फोरकास्ट करते हैं। हमने लिया इज इक्वल टू, हमारे पास ऑलरेडी रेवेन्यू फोरकास्ट हो चुका है 55 लाख और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, डिप्रिसिएशन परसेंट से, तो कितना आ गया? 2,42,000, ठीक है, तो इतना डिप्रिसिएशन होगा। इसको आगे कंट्रोल आर करते हैं। क्या बात है, हमारा कैपेक्स शेड्यूल अभी बनता हुआ दिख रहा है, बस एक चीज है एडिशन डिलीशन जो कि नहीं आई है। तो क्या आप सिंपली वही वाला फॉर्मूला कॉपी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो मैं फिर से बना देती हूँ, इज इक्वल टू एडिशन डिलीशन क्या होगा? एडिशन डिलीशन विल बी इक्वल टू क्लोजिंग पीपीई प्लस डेप्रिसिएशन माइनस ओपनिंग पीपीई, ठीक है, कितना आया? 27 लाख। नहीं, ये तो मुझे कुछ गलत लग रहा है, फिर से इज इक्वल टू 27,50,000 प्लस उसमें आपने ऐड किया 2,42,000, ठीक है, और उसमें आप लोगों ने माइनस किया दिस, ठीक है, 6,92,000। इसको आगे फोरकास्ट करते हैं तो ये आ गया हमारा डिप्रिसिएशन शेड्यूल। परफेक्ट। आइए फटाफट से चलते हैं और बहुत सारी डिटेल्स को ऐड कर देते हैं दोस्तों। बहुत सारी डिटेल्स मैम, कौन कौन सी? देखो सबसे पहले तो हमारा डेप्रिसिएशन बेचारा अकेले यहाँ पे बैठा हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? इज इक्वल टू माइनस साइन पुट किया क्योंकि ये एक्सपेंस है और जो है यहाँ से हम डेप्रिसिएशन अपना लेकर के आ जाते हैं। ये है हमारा डेप्रिसिएशन 2,42,000, ठीक है, कंट्रोल आर किया हम लोगों ने और इस तरीके से हमारा जो ईबिट है, ईबिट थोड़ा सा चेंज होता दिखाई दिया। ईबिट कितना चेंज हुआ दोस्तों बताओ? ईबिट हमारा हो गया 13,69,861, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीजें नहीं है, चलते हैं फटाफट से अपने बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में हमारा जो फिक्स एसेट है दोस्तों वो अब आ चुका है। 2021 का जो क्लोजिंग बैलेंस है नेट पीपी वो है 27,50,000। ये देखिए आ गया। जैसे ही हम लोगों ने कंट्रोल आर किया हमारा जो ये बैलेंस शीट का फिगर है काफी हद तक चेंज होता दिखा। यहाँ पे बैलेंस शीट में दो आइटम्स बचे हुए हैं हमारे, फाइनेंशियल डेट और इक्विटी। जब फाइनेंशियल डेट और इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं अपना इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंशियल डेट के ऊपर कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट और उसके बाद इक्विटी पे डिविडेंड वगैरह, ठीक है। एनीवे इस क्वेश्चन में इक्विटी में डिविडेंड नहीं है। आइए अब आखिरी पड़ाव पे चलते हैं और जो है हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मुझे जो है ना कुछ डेटा मिसिंग लग रहा है। देखो ऑब्वियस सी बात है कि 2018, 2019 और 2020 का एक्चुअल डेटा ऑलरेडी रहा होगा। मैंने जब मैं इसको डिलीट कर रही थी तो मुझसे गलती से सारा डिलीट हो गया था। ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट लेकर के आ चुके थे तो आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी तो डेटा होगा ना। तो मैं एक सेकंड के लिए पॉज करती हूँ और ये डेटा को हार्ड कोड कर देती हूँ अपने केस स्टडी पीडीएफ से, ठीक है। एनीवे गाइस लीव इट, मैं जो है आपको आपके सामने ही बना करके दिखा देती हूँ, इससे जो है आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। अच्छा मैंने सोचा है कि यहाँ पे थोड़ा सा उसको टफ करते हैं मॉडल को और मैं आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती हूँ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि हम 2018, 19 और जो है 2020 का जो डेटा है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट से लेकर के आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती हूँ, ये आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा का पूरा तैयार करती हूँ और इसका जो आंसर है कैश का वो सेम टू सेम कैश के बैलेंस एज पर बैलेंस शीट से टैली हो गया, तो इसका मतलब हमारा
हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे शुरुआत करते हैं, आपको ये सब पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप डेफिनेटली हमारे क्लब में जाकर के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला जो पूरा का पूरा एक कोर्स है, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरे पूरा लेक्चर है 2-3, उसको देखिएगा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हम शुरुआत करते हैं नेट इनकम से। नेट इनकम हमारी कितनी है, नेट इनकम हमको यहाँ पे दी हुई है 5,36,667। ठीक है, बहुत सारी जो डेटा होती है वो 2018 की बन नहीं पाती है क्योंकि 2017 का डेटा नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हम एड बैक करते हैं इंटरेस्ट को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में, क्योंकि उसको फिर हम बाद में माइनस करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में से। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के, अगर नहीं तो प्लीज क्लब को चेकआउट करिए। एड बैक करते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थे आपके, इंटरेस्ट पेमेंट, इसको हम लोगों ने एड बैक किया और मुझे जो है ट्विस्ट करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा इसका साइन। नेक्स्ट बात करते हैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की, तो फिर से फ्लिप करेंगे साइन और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऊपर दिया हुआ है हमारी इनकम स्टेटमेंट में। यहाँ पे आप सोचते होगे कि मैं इतनी तेज तेज जो है सर्फ कैसे करती हूँ, मूव कैसे करती हूँ, ट्रांजिशन कैसे करती हूँ शीट में, तो उसके लिए मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करती हूँ। ठीक है, ये कर लिया। ओके, अब चेंज इन रिसीवेबल्स डेफिनेटली नहीं हो पाएगा क्योंकि चेंज इन रिसीवेबल्स के लिए हमको 2017 का डेटा नहीं दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी करके इसको आगे लेकर के चले जाते हैं, कंट्रोल आर कर देते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस करना है 2018 से लेकर के 2020 तक के डेटा में। आइए बात करते हैं चेंज इन रिसीवेबल्स की। तो दोस्तों हमारे पास 2019 में पहला डेटा आ पाएगा। चेंज इन रिसीवेबल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इज इक्वल टू करके 2019 और 2018 का जो डेटा है, ये देखिए 2019 और 2018 जिसकी अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो 2019 में जो फिगर था वो था 5,50,000, यानी कि कम हो गए रिसीवर्स। रिसीवर्स क्या होगा दोस्तों, रिसीवर्स हमारे जो है वो कम हो गए। रिसीवर्स कम होने का मतलब क्या है, रिसीवर्स कम होने का मतलब अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। ऑब्वियसली रिसीवर्स कम होने का मतलब है कि हमारा जो पैसा है अब टाइड अप नहीं है, तो हम लोग 6 लाख माइनस 5 लाख करेंगे, 6 लाख माइनस 5 लाख 50,000 करेंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 50,000 रुपए। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद इन्वेंट्री की बात करते हैं। तो इन्वेंट्री भी देखते हैं क्या टाइड अप हुई है कि रिलीज हुई है। इन्वेंट्री 4,50,000 की थी दोस्तों। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या। इन्वेंट्री जो थी वो 4,50,000 की थी और इन्वेंट्री जो है अब बढ़ गई है, तो ये तो बहुत ही नेगेटिव बात है यार। इन्वेंट्री जो है हमारी टाइड अप है, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। 4,50,000 और 5,50,000 किया तो 1 लाख, पता चला कि 1 लाख इन्वेंट्री में वर्किंग कैपिटल टाई हो चुका है। आइए बात करते हैं चेंज इन पेबल्स की। तो चेंज इन पेबल्स की बात करते हैं। चेंज इन पेबल्स यानी कि 3,30,000 हो गए और पहले कितने थे, पहले थे 2,30,000, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अकाउंट्स रिसीवेबल का बढ़ने का मतलब है कि हमारी वर्किंग कैपिटल जो है रिलीज हो गई है। ये आपका आ गया 1 लाख रुपए, इसको जो है आप आगे फॉरवर्ड कर दोगे। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम आप जो है अकाउंट्स रिसीवेबल और ये सब ऐड क्यों कर रहे हो, तो यार ये तो आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा कि हम, सिंपल सी बात है, हम पैट से स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्रेडिट परचेज होते हैं, क्रेडिट सेल्स होती हैं जो कि एक्चुअल में कैश नहीं आया होता है, इसलिए उसको जो है हम एडजस्ट करते हैं। टुगेदर विद दैट हम जो है यहाँ पे इंटरेस्ट को एड बैक करते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट को जो है उसकी जगह पे माइनस करेंगे जो कि है ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। और जो है मैम आपने डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड बैक किया? डेप्रिसिएशन दोस्तों एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन जो होते हैं ना, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, उसका एक्चुअल कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए जो है हम डेप्रिसिएशन को हमेशा हमेशा के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड बैक कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। अब क्या हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को ऐड कर सकते हैं? ऑल्ट इक्वल टू कर दिया, ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है, इसको कर देते हैं आगे हम कंट्रोल आर। क्या करते हैं, कंट्रोल आर कर देते हैं। ओके, नेट इनकम जो है अभी सही नहीं आई है क्योंकि नेट इनकम अभी भी बची हुई है। आपको पता है ना कि ऊपर जो नेट इनकम है, कंट्रोल स्क्वायर बटन दबाओगे तो यहाँ पे नेट इनकम दिखेगी। नेट इनकम में यहाँ पे 2-3 चीजें नहीं है, जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट नहीं आया है और अभी टैक्स पेमेंट नहीं आया है, उसको भी अभी हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? हम लोगों ने जो कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट किया या फिर हम लोगों ने अपने जो सेल किए फिक्स्ड एसेट को, वो सब यहाँ पे कैपेक्स में आता है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली अपने शेड्यूल पे जाएंगे, हम करेंगे इज इक्वल टू माइनस हम लोगों ने जितना भी परचेजेस किया। तो अभी शेड्यूल बनवाया था ना, ये देखो 3 लाख तुम लोगों ने परचेज किया था असेट, इसको जो है आगे लेकर के चले जाओ, कंट्रोल आर। इसी तरीके से इसको ऑल्ट इक्वल कर दो और इसको सम कर दो। आप चाहो तो एक साथ भी कंट्रोल आर कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया आपका।
उसके बाद चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो दोस्तों फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, आपने जो है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए, वो सब चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मैम, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपने इक्विटी, आपने फाइनेंस कितना रेस किया, आपने इक्विटी, आपने डेट कितना रेस किया, डेट कितना रीपे किया, आपने इक्विटी को कितना डिविडेंड पे ऑफ किया, आपने डेट को कितना रीपे किया, कितना प्रिंसिपल रीपे किया, कितना इंटरेस्ट रीपे किया। यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि भाई सिंपल सी बात है, जो सारी चीजें आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रही हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में आएगा। ऑलराइट, तो कोई बात नहीं मैम, हम देख लेते हैं हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कितना आ रहा है। यानी कि 2019 से मैम स्टार्ट करते हैं हम लोग, 2019 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फाइनेंशियल डेट इज इक्वल टू, चलते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में दोस्तों हमारे पास 20 लाख का डेट है, और पहले कितना डेट था दोस्तों, पहले हमारे पास 19 लाख का डेट था। यानी कि हम लोगों ने 1 लाख और रेस किया फाइनेंशियल डेट से, तो ये 1 लाख यहाँ पे आ गया, इसको हम कंट्रोल आर कर लेते हैं। यानी कि हम लोगों ने आगे 8 लाख, यहाँ पे क्या लग रहा है, हम लोगों ने 8 लाख और 28 लाख रीपे किया। हम लोगों ने 8 लाख, ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, इसको मैं फिर से देख लेती हूँ वापस से। दिस इज चेंज इन फाइनेंशियल डेट, राइट। तो ये अच्छा, ये भी फाइनेंशियल डेट तो लिखा ही नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, इतना लिखा मैंने। अब चलते हैं ऊपर। देखो यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट ने हमको बता दिया, यार सिंपल सी बात है, तुम अगर कहीं से लोन लेते हो या फिर लेने वाले होते हो तो बैंक और तुम्हारे बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है ना कि तुम हर साल कितना रीपे करोगे, तुमको पहले से पता चल जाता है। तो दिस इज समथिंग, आप चाहो तो इसका शेड्यूल बना सकते हो अगर मैनेजमेंट नहीं दे रही है, वरना आप सिंपली मैनेजमेंट से मांग सकते हो कि मैनेजमेंट आप हर साल का अपना स्ट्रक्चर बता दो कि आप जो लोन है वो कैसे कैसे रीपे करोगे। तो आइए, मैनेजमेंट ने हमको ये बता दिया था, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है इसलिए अगेन आप देख पा रहे होगे कि ये एक ब्लू कलर में है। तो क्योंकि हमारे पास चेंज इन फाइनेंशियल डेट दिया हुआ है, यानी कि हम 2 लाख पे करेंगे 2022 में, फिर उसके बाद 2 लाख पे करेंगे, फिर 2 लाख पे करेंगे, फिर 2 लाख पे करेंगे, तो क्या इससे हम लोग अपनी बैलेंस शीट को फुलफिल कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अगर हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट में दोस्तों, तो बैलेंस शीट में जो हमारा फाइनेंशियल डेट वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या हम कवर कर सकते हैं? मैम बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये 28 लाख दिया हुआ था, आप जो है इज इक्वल टू करो 28 लाख, क्या करो, फाइनेंशियल डेट इज इक्वल टू करो 28 लाख, और जो है आपको कुछ डेटा दिया हुआ है नीचे, ये दिया हुआ है आपको चेंज इन फाइनेंशियल डेट, कितना दिया हुआ है, 2 लाख। चेंज इन फाइनेंशियल डेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2 लाख, यानी कि आप जो है 2 लाख को रीपे करने वाले हो। तो ये हो गया आपका 34 लाख, 26 लाख। एक सेकेंड गाइस रुकना, मैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट देखना चाहती हूँ, शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है। कोई गलती नहीं हुई थी, मैंने जो है डेटा ही गलत पिकअप किया। ये जो है फाइनेंशियल डेट की अगर हम बात करें बैलेंस शीट में, तो 28 लाख हमारा क्लोजिंग था पिछले साल का फाइनेंशियल डेट का फिगर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर में हम ऐड करेंगे कि हम लोगों ने जो है यहाँ पे कहाँ चला गया, चेंजेस इन फाइनेंशियल डेट, चेंजेस इन फाइनेंशियल डेट इस साल 28, 29, 30, 31, 32। यानी कि दोस्तों देखो फिर से मैं बताती हूँ, आपके पास बैलेंस शीट में कितना था डेट, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में डेट था 2020 में 28, ठीक है, 28 लाख था। अब जो है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो चेंज इन फाइनेंशियल डेट है, दिस इज 6 लाख। ये जो है मैंने गलत लिखा हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिस विल बी 8 लाख एंड दिस विल बी 6 लाख। तभी मैं सोचूं कि क्या गड़बड़ी हो गई, आप बस इसको लो, ठीक है, इसको लो, ओके। और मैंने आपसे कहा था ना कि दिस इज समथिंग दैट इज, यहाँ पे दिस विल बी हार्ड कोडेड, व्हाट विल इट बी, इट शुड बी हार्ड कोडेड यार, 6 1 2 3 4 5। या फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं और फिर से इसको रीट्रेट करते हैं। आइए फिर से देखते हैं। हमारे पास जो है, वापस से एक बार फिगर्स को देखते हैं, आप चाहो यहाँ पे पेज मार्जिन भी लगा सकते हो। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास डेट है 20 लाख और 28 लाख, ठीक है, कितना है, 19 लाख, 20 लाख, 28 लाख। 19 लाख, 20 लाख, 28 लाख हम लोगों ने बढ़ाया, तो दिस मीन्स कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, इट शुड बी दिस 20 and 28 minus 8,
राइट और फोरकास्ट में, क्योंकि फोरकास्ट है और हम बोल रहे हैं कि हमको स्ट्रक्चर पहले से मैनेजमेंट बता रही है, तो मैनेजमेंट ने हम लोगों को बता दिया कि मैनेजमेंट जो है 6 लाख का और एडिशनल डेट लेगी। मैनेजमेंट क्या करेगी, 6 लाख का और एडिशनल डेट लेने वाली है पहले साल में, और उसके बाद जो है मैनेजमेंट आगे उसको रीपे करने वाली है 2-2 लाख करके। कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको जो है ब्लू कलर कर देते हैं। क्या हम कर सकते हैं, Alt+H+F करके, और फिर हम यहाँ पे आते हैं तो हम ब्लू कलर कर सकते हैं। एंड दिस इज अ प्लस साइन विच मीन्स कि हम लोग ड्रॉ डाउन करेंगे और डेट लेंगे, एंड ऑल दीज आर माइनस साइंस, जिसका मतलब है कि हम माइनस करेंगे। तो भाई समराइज करते हैं, जो बीच में 1 मिनट की गलती हो गई है वो कोई गलती नहीं थी। मैंने आपको बता दिया था कि 2021 ऑनवर्ड हम मैनेजमेंट से पूछ लेंगे, फोरकास्ट ऑनवर्ड्स हम मैनेजमेंट से पूछ लेंगे कि मैनेजमेंट तुम कितना नया डेट लेना चाहते हो और मैनेजमेंट तुम कितना जो है ड्रॉ डाउन रीपे करना चाहते हो। तो इसके बेसिस पे हम अपनी बैलेंस शीट बना लेंगे। वापस चलते हैं अपनी बैलेंस शीट में और अपनी गलती को सुधारते हैं। कभी कभी गलती हो जाती है। दिस इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस एंड एड ऑल द schedule that management has given us। मैनेजमेंट कहती है कि हम 6 लाख और लेंगे। ये हो गया हमारा 34 लाख। 34 लाख करने के बाद जो है हम इसको आगे कर देते हैं, और 34 लाख के बाद आ जाएगा 32 लाख, उसके बाद आ जाएगा आपका 30 लाख, 28 लाख और 26 लाख। इतना ही आना चाहिए। कंट्रोल आर। क्या बात है, हमारा डेट भी आ गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी की बात हम चलो बाद में करेंगे। आपको पता है ना इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी में आता है पिछले साल की इक्विटी प्लस उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड करते हैं। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है हम लोग जो है लास्ट ईयर की इक्विटी लेंगे, लास्ट ईयर की इक्विटी में है जो है हम ऐड कर देंगे उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स, और जो है उसमें से माइनस कर देंगे कुछ डिविडेंड और इक्विटी। अगर बायबैक हो रहा होगा या फिर रिफाइनेंस हो रहा होगा, नया ड्रॉ डाउन हो रहा होगा, तो वो सब भी उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। इसको करने के बाद अब कहाँ चलें, इसको करने के बाद वापस से चलते हैं अपने हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में। किसमें चलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए अब हम देखते हैं इंटरेस्ट चार्जेस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्जेस, अभी हम लोग पीएल में इंटरेस्ट चार्जेस लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपको इक्विटी फाइनेंसिंग और डिविडेंड मिला है। इक्विटी फाइनेंसिंग और डिविडेंड कंपनी ने आपको, मैनेजमेंट ने पहले बता दिया है कि हम जीरो, कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। ना तो कोई इक्विटी फाइनेंस लेने वाले हैं, ना तो कोई बायबैक करने वाले हैं, ना तो जो है कुछ रेज करने वाले हैं, ना ही कुछ डिविडेंड पे करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट चार्जेस। आइए चलते हैं इंटरेस्ट चार्जेस की तरफ, जो कि हमको मिलेगा हमारे पीएल में। तो दोस्तों इंटरेस्ट चार्जेस आप चाहो तो एक डिटेल शेड्यूल बना सकते हो, या फिर सिंपली आप इंटरेस्ट चार्जेस कर सकते हो। इंटरेस्ट विल बी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ डेट, यानी कि अभी हम लोगों ने डेट फोरकास्ट कर लिया ना, ये देखो हमारा डेट था, हमारा ये जो 2 सालों का डेट है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय तो जो भी इंटरेस्ट रेट है, कितना इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, ये आ गया आपका इंटरेस्ट रेट, तो 1,24,000, और ये माइनस में होगा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। तो हम क्या कर सकते हैं इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट में जो है हम कर सकते हैं एक शेड्यूल बना सकते हैं, पूरा डिटेल शेड्यूल बना सकते हैं जिसमें हर पीरियड का इंटरेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम इंटरेस्ट को इंटरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग डेट ले सकते हैं, इंटरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ हम क्लोजिंग डेट ले सकते हैं, या फिर एवरेज डेट ले सकते हैं। मैम एवरेज डेट क्या होता है, एवरेज डेट का मतलब होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो मैम यहाँ पे हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग क्या लिया, देखो तुमने 2021 का जो है इंटरेस्ट पेमेंट निकालने की कोशिश की, 4% आपको इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट ने बता दिया है। ठीक है, या फिर आप चाहो तो पास्ट इंटरेस्ट रेट्स भी निकाल सकते हो। तो आपको 4% रेट बता दिया गया। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे आओगे, 2021 का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होगा, 2021 का क्लोजिंग होगा 34 लाख रुपए और 2021 का ओपनिंग होगा 2020 का क्लोजिंग 28 लाख रुपए। ठीक है, परफेक्ट। इसको जो है आप सिंपली जो है कॉपी कर दो, कंट्रोल आर। कितना आ चुका है आपका इंटरेस्ट दोस्तों, अब आ चुका है यहाँ पे आते आते 1,08,000, और इस वजह से आपका जो ईबीटी रेट है, आपका जो इंटरेस्ट के बाद ईबीटी रेट है वो 4% मार्जिन हो गया, राइट। आइए अब इस इंटरेस्ट को जो है हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी एड बैक किया था, ये फॉर्मूला ऑलरेडी लग गया, और यहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट जो है वापस से क्या करना था, माइनस करना था। तो आप क्या करो, इज इक्वल टू करो, आप क्या करो, आप इज इक्वल टू करो, और सिंपली जो है इंटरेस्ट चार्जेस को माइनस करते हुए यहाँ से लिंक कर लो। ठीक है, वैसे तो पास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, आपने कर दिया इसको कंट्रोल आर और 1,08,000 आ गया। अब क्या हमारा जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कंप्लीट है, हम इसको ऑल्ट इक्वल कर देते हैं और इसका सम कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। क्या बात है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो चुका है। अच्छा, अब बात करते हैं चेंज इन कैश की। चेंज इन कैश क्या होगा, चेंज बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस चेंज बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्लस चेंज बिकॉज ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे CFI नहीं होगा, दिस विल बी CFF। इसको मैं सही कर देती हूँ, CFF। ये लो जी, हो गया। ठीक है, उसके बाद कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात करें तो सन 2019 में कैश एट द बिगिनिंग कैसे मिलेगा,
2018 का क्लोजिंग, तो 2018 की क्लोजिंग आपको बैलेंस शीट से मिलेगा। यहाँ पे है 2018 का क्लोजिंग जो कि है 2 लाख रुपए। क्या बात है। अब इसको जो है हम कैश एट द एंड ऑफ ईयर लिख लीजिएगा। कैश एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस कैश चेंज, राइट। तो हमारा 2019 में जो कैश आता है 9,37,500। दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या 2019 का यही कैश आपकी बैलेंस शीट से टैली कर रहा है। अगर हाँ, ये देखिए 9,37,500, यानी कि सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। आप देख पा रहे हो ना। तो दो तरीके होते हैं दोस्तों, या तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर के आ जाओ अपने रिपोर्ट से, या तो आप क्या करो, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अगर ये बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बैलेंस है, कैश फिगर का क्लोजिंग, और जो बैलेंस शीट से फिगर आता है क्लोजिंग कैश का, वो मैच कर जाता है, यानी कि आप बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो। चेंज इन कैश की बात करें, इसको जो है हम आगे फोरकास्ट कर सकते हैं। कैश ऑफ द बिगनिंग को भी हम आगे फोरकास्ट कर सकते हैं, और हम इस तरीके से कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड को भी आगे फोरकास्ट कर सकते हैं। बस आपने सिंपली क्या किया, कंट्रोल आर कर दिया। ठीक है, हमारा जो बैलेंस आ जाता है कैश एट द एंड ऑफ द मंथ, ये इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे जो है सब चीजें कंप्लीट नहीं है, हमें क्या करना है, हमें 1979,500 फोरकास्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू करना है कैश एट द बिगिनिंग। कैश एट द बिगिनिंग होगा 2022 में कैश ओपनिंग का। ठीक है, ये आ गया, और ये जो है आपने इसको आगे जो है कंट्रोल आर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई होगी फंक्शन F2 की अगर हम बात करें, तो ये तो पहला फोरकास्ट ईयर था दोस्तों, फोरकास्ट ईयर था पहला, राइट। तो यहाँ पे कुछ सही नहीं बैठा होगा, जस्ट सेकेंड। ये हो गया 2,09,37,500, ये हो गया 937,500 1979, और ये हो गया 1979, ये हो गया आपका चेंज इन कैश। इसको एक बार देख लेते हैं, 4,76,692, और यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये 497 हो गया। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है कि नहीं। नेट इनकम की बात कर लेते हैं, हम लोगों ने सब कुछ लिखा हुआ है ना, एक बार नेट इनकम को देख लेते हैं। नेट इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी टैक्सेस पेड नहीं किए हुए हैं, इस वजह से कुछ डिफरेंस है, और ऑब्वियसली आपको डिफरेंस पता चल जाएगा अगर आपकी जो बैलेंस शीट है वो टैली नहीं करेगी। तो दोस्तों टैक्सेस पेड की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली टैक्सेस पेड कितना आएगा, टैक्सेस पेड जो है वो होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय योर टैक्स रेट। तो अर्निंग बिफोर टैक्स क्या दी हुई है, अर्निंग बिफोर टैक्स है आपका ईबीटी मल्टीप्लाइड बाय आपको कंपनी ने टैक्स रेट दिया हुआ है 25% का, तो आपके टैक्सेस हो गए 122,500। इसको जो है हम फ्लिप कर देते हैं आपका साइन माइनस। ठीक है, ये आपका आ गया कंट्रोल आर। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा जो नेट इनकम मार्जिन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 14.1 से लेकर के 11% तक। ठीक है, यानी कि 5,36,667 से लेकर के 9,46,396। वापस चलते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम गए, सॉरी ये सब नहीं हमको करना है आज की वीडियो में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जैसे ही गए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो नेट इनकम फिगर है वो चेंज हो गया, और नेट इनकम फिगर टैक्सेस की वजह से जब चेंज हो गया तो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंट आ गया कैश का। अब क्लोजिंग बैलेंस जो है इसको हम अपनी कैश फ्लो वहां पे बैलेंस शीट पे लेकर के जाते हैं। क्या कहते हो, बैलेंस शीट में लेकर के जाना चाहिए ना। आइए, यहाँ पे जो हमारा 2021 से फोरकास्ट है कैश का, इसमें हम लेकर के आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, इज इक्वल टू हम गए कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस पे और हम लेकर के आ गए कैश एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, परफेक्ट, चलो जी। ओके, तो अब जो है अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि 3 साल की बैलेंस शीट टैली कर चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली आगे की बैलेंस शीट जो है अभी टैली नहीं की है। इसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए हमको अभी एक इकलौती चीज बची हुई है, वो है हमारी इक्विटी। क्या है दोस्तों, वो है हमारी इक्विटी। ठीक है, ओके, इक्विटी क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इक्विटी का मतलब होता है पुरानी इक्विटी। ओके, एंड जो भी रिटेन्ड अर्निंग इस साल की आपकी हुई है, नेट प्रॉफिट तो ऐड करोगे ही ना यार, तो आपका नेट इनकम हो गया ये, माइनस उसके बाद क्या हम लोगों ने कुछ डिविडेंड दिया है। आइए देख लेते हैं कुछ डिविडेंड दिया है क्या। हम लोगों ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है, यानी कि डिविडेंड और इक्विटी फाइनेंसिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों मैं सिर्फ इतना ही ले रही हूँ। तो हमारा ये कितना हो गया, ये आ गया, और इसको हमने लोगों ने आगे जो है कंट्रोल आर कर दिया, और ये देखो आप देख पा रहे हो कि हमारी जो है बैलेंस शीट टैली कर चुकी है 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आधे 1 घंटे में अपना पूरा का पूरा मॉडल क्रिएट कर लिया। हम लोगों ने सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट की, बीच बीच में बिलो द लाइन आइटम्स जाने के लिए हम लोगों ने शेड्यूल बनाया, हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई, और इस तरीके से हमारा ये जो एक मॉडल है 3 स्टेटमेंट मॉडल फोरकास्ट हो चुका है।
तो दोस्तों ये थी बात हमारी थ्री स्टेटमेंट मॉडल की। हम जो है अपने फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन क्लब में इसके आगे जा करके फिर बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि डीसीएफ वैल्यूएशन करते हैं, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस करते हैं, और जो है सिर्फ और सिर्फ ये तो एक मॉडल क्रिएट करने की कला हो गई दोस्तों। इसमें पता है क्या करना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है, मॉडल क्रिएट करना फाइनल नहीं होता है, हमको देखना पड़ता है कि मार्जिन कहीं बेकार तो नहीं आ रहे हैं, क्या ये 21% मार्जिन एक्सेप्टेबल है, या फिर एनालिस्ट को लगता है कि ये गलत है, या फिर एनालिस्ट को लगता है कि ये जो ग्रोथ रेट है, मार्जिन है, ये जो सॉल्वेंसी मार्जिन है, लिक्विडिटी पोजिशन है, ये जो है मार्केट के हिसाब से सही नहीं है। लिक्विडिटी अगर सही नहीं जा रही है तो वो मैनेजमेंट को बताएगा कि भाई आपको आगे आने वाले टाइम में सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, वही नहीं, हम जो है ये सब डेटा होने के बाद जो है आगे एनालिसिस भी करते हैं। देखिए हम इस तरीके से जो है आगे ये सारी चीजें हैं ना, ये देखो, ये हम बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज निकालते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। मैंने एक और यहाँ पे मॉडल रखा हुआ था कैपेक्स डेप्रिसिएशन मॉडल का वाटरफॉल, जिसको मैं नेक्स्ट शेड्यूल में बता दूंगी। और इस तरीके से हमारा एक थ्री स्टेटमेंट मॉडल जो कि हमारा टारगेट था आज कंप्लीट करने का, वो पूरा हो चुका है, हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। इनकेस आपकी बैलेंस, ये जो एरर चेक है ना दोस्तों, ये एरर चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये एरर चेक आपने नहीं किया तो आपको गलतियां अपनी पता नहीं चलेंगी। और इनकेस आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं करती है तो देख लेना, ज्यादातर जो गलती होती है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही होती है। और एक चीज मैं हर बच्चे को बताती हूँ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद बनाने की कोशिश करो। और जब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश और बैलेंस शीट का कैश टैली कर जाएगा तो आपको आपके फॉर्मूलाज पे बहुत भरोसा हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। अगर आपको मजा आया तो आप हमारे क्लब को सब्सक्राइब करिए, मेंबर बनिए उसका, और बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टफ और सीखिए। बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।